नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार में अप्रैल सीरीज का तूफानी आगाज। सेंसेक्स 1031 और निफ्टी करीब 300 अंक चढ़कर बंद। आरआईएल में 10 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी। आईटी, एनर्जी, बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी। सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति का किया ऐलान। ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर। डॉलर की जगह रुपए में लेन देन पर भी जोर। ट्रंप की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर लगा ग्रहण। पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के मामले में चलेगा क्रिमिनल केस। ट्रंप ने बताया राजनीतिक अत्याचार। पीएम मोदी डिग्री मामले में केजरीवाल को झटका। गुजरात हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। केंद्रीय सूचना आयोग के डिग्री की जानकारी देने के फैसले को कोर्ट ने किया रद्द। भारत को पहले मल्टी आर्ट सेंटर की सौगात। मुंबई में खुला नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। नीता अंबानी बोली, भारतीय आर्ट को पूरी दुनिया में फैलाने में अहम योगदान देगा सेंटर। आज से हो रहा है क्रिकेट के महापर्व आईपीएल का आगाज। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी। पहला मुकाबला गुजरात और चेन्नई के बीच। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट से। दरअसल सब बाजार में जिसने अप्रैल सीरीज का धमाकेदार आगाज किया है। सेंसेक्स निफ्टी ने तूफानी तेजी आज दिखाई है। बाजार में जोश भरा रिलायंस में 10 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी रही। मार्केट का पूरा एक्शन समझते हैं यतिन मोता से। यतिन, बताइए मार्केट के आज के हाइलाइट्स और जिस तरीके से बम था बाजार, उसको लेकर। शुक्रवार की तेजी बहुत ज़बरदस्त थी। इसका कारण ये भी है कि आज 31 मार्च है, तो ईयर एंड की जो एनएवी मैनेजमेंट होती है, खरीदारी होती है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से हुई। इनफैक्ट आज अगर हम देखें तो ज़्यादातर सेक्टर्स बहुत ही तेज़ी के फ्लो के साथ आज बंद हुए। बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज आज टॉप निफ्टी का कंट्रीब्यूटर रहा। ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी, इन्फोसिस जैसे हैवी वेट्स में भी आपने खरीदारी देखी। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो निफ्टी में हैवी वेट्स और खास करके बैंकिंग शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी के चलते आज बाजार में इतना जोरदार आपको खरीदारी का माहौल दिखा। ऑब्वियसली मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स की भी बात करें तो जो जिस हिसाब से पिटाई हुई थी पिछले 8-10 दिनों में, यहाँ भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स लगभग 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। जी, इसके अलावा यतिन, किन सेक्टर्स और शेयर ने इस तेजी में सबसे ज्यादा जोश भरा है? बिल्कुल, अगर हम निफ्टी की बात करें तो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज का दबदबा था। यहाँ स्टॉक इंट्राडे में लगभग 5% तक ऊपर चला गया था। 4.5% ऊपर बंद हुआ। लगभग 100 रुपए की पूरी तेजी यहाँ आपको देखने को मिली। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस टॉप ट्रेडेड निफ्टी के काउंटर रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद, और 3% का आपको यहाँ अपटिक देखने को मिला। टाटा मोटर्स में भी आपने करीब उतनी ही तेजी देखी। निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो चुनिंदा फार्मा शेयरों में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, खास करके सन फार्मा, लुपिन, इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में मामूली सी गिरावट आपने दर्ज होती हुई देखी। मिड कैप्स में बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा, ट्राइडेंट, अदानी पावर, टाटा टेली महाराष्ट्र 5 से 7% चढ़े। इसके अलावा अगर हम लूजर्स की बात करें मिड कैप में तो सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स, एनएचपीसी, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स में हल्की फुल्की मंदी का माहौल था। लेकिन देखिए बैंक में धुआंधार तेजी, खास करके सरकारी बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक तो हमने बात की ही, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, प्राइवेट और मिड टियर बैंक्स में अच्छा खासा आपने रुझान देखा। और आईटी शेयरों में भी, क्योंकि नैस्डैक में आपने लगभग लोअर लेवल से 20% की रिकवरी देखी है, तो इंडियन आईटी कंपनीज में भी एक रिलीफ रैली आपने आज देखी। और एम्फोसिस से लेके काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स, टेक महिंद्रा, टीसीएस में भी खरीदारी का मूड माहौल था। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और बाजार का तो आज मूड काफी अच्छा रहा, लेकिन इस साल आईटी के कुछ शेयर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा कहना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा का। उन्होंने आगे कहा कि फार्मा शेयरों में 40 से 50% तक करेक्शन आया है, इसलिए फार्मा शेयरों के वैल्यूएशन काफी अच्छे हैं। अभी एक मार्केट में ये है कि जो डिमांड वाले डिसीजंस हैं उसमें आपको डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएफएसआई काफी आईटी कंपनीज में 25 से 30% के बीच में का रेवेन्यू वर्टिकल है। तो उसका मुझे लगता है जब थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो आपको शायद ज्यादा बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अगर आप वेटेज देखेंगे निफ्टी फार्मा का तो 3.5% रह गया है इंडेक्स में, जो मुझे लगता है काफी नियर टू ऑल टाइम लो होगा और काफी करेक्शन आया है।
जेनरिक्स में भी आया है, क्रैम्स और एपीआई स्पेस में आया है। आप लॉरस देखिए 700 रुपए का शेयर 300 के भी नीचे आया। डिवीज लाइफ में हमने लगभग 40-50% का करेक्शन देखा है। डायग्नोस्टिक स्पेस में करेक्शन आया क्योंकि डिस्टर्ब हो रही थी वो स्पेस। तो मुझे लगता है थोड़ा सा शायद डिफरेंशिएशन होगा यहाँ भी। और बाजार की तेजी कितनी है भरोसेमंद, और क्या बाजार में एंट्री का टाइम आ गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और सरकार ने आज नई विदेश व्यापार नीति जारी कर दी। इसमें ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को भी शामिल किया गया है। साथ ही एक्सपोर्ट के लिए एक एमएनएसटी स्कीम भी इसमें लाई गई है। इस खबर को डिटेल से समझते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण जी बने हुए हैं, उनसे लक्ष्मण जी, क्या हाइलाइट्स हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की? देखिए, ये जो विदेश व्यापार नीति या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जारी की गई है, ये कई मायनों में पिछली पॉलिसी से काफी ज्यादा अलग है। पहली बात तो ये कि ये पॉलिसी 5 साल के लिए जारी नहीं की गई है, ना तो 1 साल के लिए जारी की गई है। दरअसल इसमें यह कहा गया है कि जब जैसे जरूरत पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय जरूरत के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई मांग के हिसाब से, तो पॉलिसी में बदलाव करने की गुंजाइश छोड़ी गई। इसीलिए किसी समय सीमा में इस पॉलिसी को नहीं बांधा गया है, जिसका एक्सपोर्टर्स काफी ज्यादा स्वागत भी कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पे पॉलिसी में हम लोग इंसेंटिव पर जोर देते थे कि इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव, उस प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव। अब इंसेंटिव पर जोर नहीं दिया गया है। इंसेंटिव की जगह रेमिशन पर फोकस किया गया, यानी एक्सपोर्ट की लागत को दूसरे तरीके से कम किया गया है, ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की जो शर्तें हैं उसका भी सही तरीके से पालन किया जा सके। एक और खास बात वो है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पर खास जोर दिया गया है। ई कॉमर्स जो तेजी से उभरता हुआ सेगमेंट है, उसके लिए कहा गया है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा, वेयर हाउस बनाया जाएगा, जहां से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हो सके। और इसके लिए कुरियर की जो सीमा थी, इसे भी बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ई कॉमर्स के लिए। एक महत्वपूर्ण बात है, एमनेस्टी स्कीम कई सारे एक्सपोर्टर के लिए लागू की गई है। जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं पूरा कर पाए हैं कोरोना की वजह से, उनको अब छूट दी गई कि वो चाहें तो 30 सितंबर 2023 तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकते हैं, उन पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। एमएसएमई को खास फोकस किया गया है। एमएसएमई के लिए यहाँ पे जो अलग अलग चार्जेस लगते थे, 1 लाख रुपए तक चार्जेस लगते थे, उसे घटा करके 5,000 रुपए तक कर दिया गया है। विभिन्न आवेदन जो होते थे उनकी मंजूरी में 1 महीने लगते थे, अब सिर्फ 1 दिन लगा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो है तो काफी लॉन्ग टर्म की, लेकिन बड़े कायदे की बात है, जिसका असर काफी लॉन्ग टर्म पड़ने वाला है, वो ये कि अब अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए डॉलर के भरोसे सरकार नहीं रहना चाहती है, रूपी ट्रेड को बढ़ावा देना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीद फरोख्त करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए रुपये को कैसे बढ़ावा दिया डॉलर के मुकाबले, इसके लिए भी विदेश व्यापार नीति में जरूरी बदलाव किए गए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और इस नई व्यापार नीति में क्या कुछ और खास है, ये जानने के लिए हमारे जो एक्सपोर्ट हैं उन सेक्टर के दिग्गजों से बातचीत की लक्ष्मण राय जी ने, आप भी सुनिए। यूजुअली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक टाइम फ्रेम दिया जाता है 5 साल 6 साल, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम नहीं है। तो लोग एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी कंटिन्यूटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ टाइम फ्रेम का नहीं होना कंसर्न है या फिर प्रिविलेज है? No, it's a privilege because earlier days we had to have a long-term policy because the world scenario is different. Now the world scenario is entirely needed this. See, with this policy, even next month they can change and bring additional or drop something which is not necessary. So we welcome this without the time limit as a 2023 policy. तो जब जैसे जरूरत पड़े इसमें बदलाव कर सकते हैं। सर, इस पॉलिसी में एक और खास बात की ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर खास फोकस किया गया है, तो कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं इसका? देखिए, ई कॉमर्स तो अभी इंडिया के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग तो किसी जगह भी दूसरे वर्ल्ड के जो नेशंस हैं लाइक चाइना, हम तो कुछ भी नहीं है। तो अभी जो मंत्री जी ने बताया हम लोग 200 से 300 बिलियन डॉलर तक जा सकते हैं बहुत जल्दी। तो इसमें तो बहुत बड़ी स्काई इज द लिमिट फॉर ई कॉमर्स। एमनेस्टी स्कीम लाएगा एक्सपोर्टर्स के लिए जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाए थे, कितने एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, कुछ एस्टिमेट? काफी लोगों को फायदा होगा क्योंकि कोविड के कारण काफी लोगों का एक्सपोर्ट डाउन हुआ, सो जो उनकी एवरेज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस था उससे नीचे चले गए।
सो देयरफॉर उनके कारण जो अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल कर पाए, अभी एमनेस्टी स्कीम में दे विल गेट लॉट ऑफ इसमें बेनिफिट। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं देख रहा था, प्रोसीजरल चीजों को काफी आसान किया गया। जहाँ महीने लगते थे किसी लाइसेंस अप्रूवल के लिए, अब 1 दिन का टाइमलाइन दिया गया। ये आपको एक्सपोर्ट कॉस्ट को कितना रिड्यूस करेगा? वेल, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होगा। ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, इसके अंदर में 1 दिन में काम होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखा कि अब हम इंसेंटिव से आगे बढ़ के हम लोग रेमिशन पे जा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इससे घटेगा कि बढ़ेगा? देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट घटेगा और एक जो WTO की डिसिप्लिन है उसके अंदर ही गवर्नमेंट रीइंबर्समेंट करेगी, जैसे जो कि सब्सिडी चार्जेस जो इंडिया के अगेंस्ट लगते हैं वो नहीं लगेंगे। अब आपकी देखिए आज की डेट में एक्सपोर्ट में कंप्लीट रिबेटिंग है। हम ड्रॉबैक एडवांस लाइसेंस के थ्रू कस्टम्स ड्यूटी रिफंड हो रही, GST के थ्रू GST रिफंड हो रहा है, अनरिबेटेड टैक्सेस रॉडटेप और CTL के थ्रू हो रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। इससे जो इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस है वो इससे ज्यादा आएगी। और अब बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो मुश्किलों में घिर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर पॉर्न स्टार केस में ज्यूरी ने जांच के बाद आपराधिक केस चलाने को मंजूरी दे दी है। दरअसल ये मामला 2016 के पहले का है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए बड़ी रकम दी थी ताकि वो ट्रंप से अफेयर की बात सार्वजनिक ना करे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर माने तो इसके मुताबिक ट्रंप अमेरिकी इतिहास के ऐसे पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे जिन्हें आपराधिक आरोपों का सामना करना होगा। इसके बाद ट्रंप की राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर ग्रहण लगता भी दिखाई दे रहा है। और अब बात मेडिकल इंश्योरेंस की। अभी तक मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी माना जाता था, लेकिन गुजरात के कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला दिया है कि इनके बिना भी ग्राहक को क्लेम का हकदार माना जाए। यह फैसला देश के करोड़ों ग्राहकों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है। देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। यह है अहमदाबाद के अजय भाई शाह। कैंसर से पीड़ित अजय भाई को ज्यादातर डे केयर में ट्रीटमेंट लेना होता है। इनके पास यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का बीमा था। अजय भाई ने अस्पताल का बिल भरने के बाद क्लेम दाखिल किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहकर क्लेम नकार दिया कि आप 24 घंटे हॉस्पिटल में दाखिल नहीं रहे। इसके बाद अजय भाई ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मेरे को कैंसर है और कैंसर की मेरी ट्रीटमेंट एक लेटेस्ट इंजेक्शन से होती है, तो उसमें ऐसा है कि डे केयर में काम हो जाता है, तो 24 घंटा रुकने की जरूरत नहीं होती है। तो वो लोगों ने ये बहाना बना के अभी तक का मेरा 3 साल का करीब 24 लाख का क्लेम है, 12 लाख दिए, 12 लाख काट दिए और देते नहीं है, तो इसलिए मेरे को कंज्यूमर फोरम में जाना पड़ा है। कंज्यूमर कोर्ट ने पूरा मामला देखने के बाद ये फैसला दिया कि 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन के बगैर भी ग्राहक क्लेम का हकदार है। IRDA की भी यही गाइडलाइन है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका अयोग्य और अतार्किक अर्थघटन होता है और दावा नकारते हैं या अधूरी रकम देते हैं। तो जो अपूर्ति रकम है, आधी अधूरी रकम देते हैं, वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अंतर्गत अभी 2019 में नया सरकार ने सुधार और संशोधन किया है, तो उसके अंतर्गत ये सारी चीजें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ग्राहकों के हित में कोर्ट की सख्ती का बड़ा असर हो सकता है। इससे लोगों में सिस्टम और न्याय के प्रति उम्मीद बढ़ेगी। अब अगर बीमा कंपनियां ग्राहक की बात नहीं सुनती तो वो कोर्ट जा सकते हैं। कोई भी कंपनी ग्राहक हो या मरीज उनका हक नहीं छीन सकती। अगर आप भी अजय भाई की तरह थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, तो न्याय देर सवेर अवश्य मिलेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और वंदे भारत में सफर का मजा और बढ़ने वाला है क्योंकि इसकी रफ्तार और तेज हो जाएगी। भोपाल से दिल्ली जो वंदे भारत चलेगी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। कल प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे इसको हरी झंडी। डिटेल बता रही है इस पर हमारे संवाददाता दीपाली नंदा। तो जिस वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरी झंडी दिखाएंगे, उस ट्रेन के अंदर मैं आ चुकी हूं और सबसे पहले आपको पहली झलक दिखाना चाहूंगी। आप देखेंगे काफी खूबसूरत इंटीरियर वंदे भारत का। अगर यात्री सुविधाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं उसी तरह का अरेंजमेंट है जो अभी मौजूदा चल रही वंदे भारत में आपको देखने को मिलता है। काफी कंफर्टेबल ये सीट्स हैं। और अब इस रूट की बात कर लेते हैं। अगर भोपाल से दिल्ली तक के सफर की बात की जाए तो 700 किलोमीटर से ज्यादा का ये लंबा रूट है और बताया जा रहा है कि वंदे भारत इस रूट पर 7 घंटे 45 मिनट का सफर तय करके राजधानी
दिल्ली पहुंचेगी। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस ट्रेन के अंदर की झलक। और अगर हम स्टॉपेज की बात करें तो भोपाल से दिल्ली के बीच में 3 स्टॉपेज हैं, झांसी, ग्वालियर और आगरा। इस वंदे भारत की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि पहली बार ये वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। यानी आगरा से दिल्ली तक का जो सेक्शन है वहां पर ये वंदे भारत हवा में बातें करती हुई आपको दिखाई देगी। हालांकि इसकी स्पीड कैपेसिटी की बात करें तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वंदे भारत में क्षमता है इस रफ्तार को नापने की, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगरा से दिल्ली के बीच में ये वंदे भारत दौड़ती हुई नजर आएगी। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। दीपाली नंदा, वंदे भारत, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुजरात यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने 7 साल पहले आरटीआई दाखिल कर पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि केजरीवाल को मांगी गई जानकारी दी जाए। इसके जवाब में गुजरात यूनिवर्सिटी ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने डिस्टेंस एजुकेशन से एमए की डिग्री ली थी। इस पर केजरीवाल ने डिग्री की कॉपी मांगी। इधर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और इसी याचिका पर आज कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। इसी तरह का एक और मामला प्रधानमंत्री मोदी की बैचलर डिग्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 3 मई को होनी है। और साइबर फ्रॉड हब जामताड़ा, मेवात और पुरुलिया पर सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नजर रखेगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने वाले ग्राहकों के आवेदन फॉर्म को स्कैन करने के लिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का सहारा लिया है। इसके जरिए फर्जी दस्तावेजों के लिए सिम कार्ड की पहचान आसानी से हो पाएगी। असीम से डिटेल लेते हैं इस पूरी खबर पर। असीम, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, जितने भी साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता है उसके पीछे एक सिम कार्ड की अहम भूमिका होती है। ये सिम कार्ड अक्सर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिया जाता है। अब सरकार ऐसे सिम कार्ड के ऊपर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सरकार इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। यह सॉफ्टवेयर सारे आवेदन फॉर्म्स को स्कैन करता है। अगर उसमें किसी तरह की फोटो में किसी तरह की खामियां पाई जाती हैं, जन्मतिथि में किसी तरह की खामियां पाई जाती हैं, या फिर आवेदन फॉर्म में किस तरह की खामियां पाई जाती हैं, तो इस सिम कार्ड को तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और खासतौर पे कि सरकार इसका इस्तेमाल ऑलरेडी जो साइबर फ्रॉड के हब्स हैं, जामताड़ा है, पुरुलिया है, मेवात है, इसके लिए ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। अब तक 15 लाख से ज्यादा सिम कार्ड भी इन इलाकों में डीएक्टिवेट किए जा चुके हैं। और सरकार इसको पूरे देश में इसका इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है, ताकि जितने भी साइबर अपराध हो उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। खासतौर पर कि जो फर्जी सिम कार्ड लिए जाते हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर रामनवमी के मौके पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन के दौरान एक बावड़ी में गिरने से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 20 लोग से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की बात कही है। दरअसल इंदौर में करीब 60 साल पुराने बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में अवैध रूप से कुएं की बावड़ी को सीमेंट के स्लैब से ढक दिया गया था और उसी पर हवन कुंड बनाया गया था। यहां रामनवमी के दिन जब लोग हवन करने के लिए बैठे तभी अचानक कुएं में यह स्लैब गिर गया और यहां बैठकर हवन कर रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। देश में अपनी तरह का पहला नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर आज से दर्शकों के लिए खुल गया है। रामनवमी के शुभ अवसर पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर नीता अंबानी ने कल्चरल सेंटर में पूजा अर्चना की। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर 16,000 वर्ग फुट में फैला एक 4 मंजिला आर्ट हाउस है, जिसमें 2,000 सीटों वाला एक ग्रैंड थिएटर है। इसमें देश का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा पिट बनाया गया है। छोटी प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के लिए यहाँ पर 250 सीट वाला स्टूडियो थिएटर है, द क्यूब इसका नाम है, जिसमें 125 सीटें हैं।
पूरे कल्चरल सेंटर को स्टेट ऑफ आर्ट बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां किया गया है। इसके अलावा आपको यहां पर 3 दिनों तक चलने वाले भव्य आयोजन के बारे में भी बता देते हैं। यहां द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल सिविलाइजेशन टू नेशन नाम से एक म्यूजिक प्रोग्राम होगा। इंडियन कल्चर को दिखाता हुआ संगम नाम से एक विजुअल आर्ट शो का आयोजन यहां पर होगा। टोनी और एमी अवार्ड्स विजेता क्रू जो म्यूजिशियन हैं वो यहां पर परफॉर्म करेंगे। इसका डायरेक्शन फिरोज अब्बास खान करेंगे। इसके अलावा इंडिया इन फैशन नाम से यहां पर फैशन शो भी होगा, जिसमें आप मनीष मल्होत्रा, सब्यासाची, ऋतु कुमार समेत भारत के सभी बड़े डिजाइनर्स के कलेक्शंस एक साथ एक छत के नीचे देख सकते हैं। तो वहीं यहां पर स्वदेश नाम से खास कला और शिल्प प्रदर्शनी लगेगी, जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। आज से क्रिकेट के रंगारंग महाउत्सव आईपीएल का आगाज हो रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसकी धमाकेदार शुरुआत होगी। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, कैटरीना कैफ और गायक अरिजीत सिंह परफॉर्म करेंगे। आज आसमान में भी आईपीएल का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, जब 1500 ड्रोन उड़कर आसमान में आईपीएल की ट्रॉफी बनाएंगे। आईपीएल के चलते आज अहमदाबाद में खास इंतजाम किए गए हैं। दोपहर 3 बजे से ही स्टेडियम की एंट्री खोल दी गई है। मेट्रो को आज रात 2:30 बजे तक चालू रखा जाएगा। तो वहीं बीआरटीएस की 74 बसें 12 बजे तक और एएमटीएस की 91 बसें रात 1:30 बजे तक आज शहर में चलेंगी। तो वहीं आज ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का पहला मैच भी खेला जाएगा। पहले मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होने जा रहा है। 1,15,000 दर्शकों की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के सभी टिकट बिक चुके हैं। गर्मी की छुट्टियों के लिए देखिए बेस्ट डेस्टिनेशन और करिए परफेक्ट प्लानिंग हमारे साथ आज के कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।